नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं और नियमित रूप से अपना अध्ययन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संस्कृत विषय कक्षा 6 और इसी सत्र लगाई गई आपकी नवीन पाठ्य पुस्तक दीपकम से पहले अध्याय की। इस पहले अध्याय से संबंधित 3 वीडियोस में हम पहले विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं, जिसमें स्वर, व्यंजन, वर्ण विच्छेद, वर्ण वियोग, संयुक्त व्यंजन, गुणिताक्षर इत्यादि अनेक बिंदुओं पर बहुत विस्तार से हमने बात की थी। यदि आप में से कुछ बच्चे आज इस वीडियो पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे तीनों वीडियोस के लिंक डाल रही हूं, आप उन्हें देख लीजिएगा और आप इस पहले अध्याय को समझिएगा। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आप बच्चों को याद होगा कि कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ गृह कार्य करने के लिए दिया था और उम्मीद ये भी कर सकती हूँ कि आपने वो गृह कार्य पूर्ण रूप से किया होगा। चलिए इन उत्तरों का एक स्क्रीनशॉट आप लेंगे अभी के लिए। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये है पेज नंबर 11, इसके बाद था पेज नंबर 12, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे है पेज नंबर 13, लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अब आपने जो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उन स्क्रीनशॉट से अपने द्वारा किए गए गृह कार्य का मिलान करेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे के 3 पेज जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि ये शब्द अर्थ हैं, जिसमें हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में इसके अर्थ दिए हुए हैं, तो ये आपकी याद करने के थे और मुझे उम्मीद है कि आपने याद कर लिए होंगे। आगे चलते हैं। आगे आपके है जी अभ्यास कार्य। लगभग अगर हम बात करें तो आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है और उसके अंतिम चरण में हम बात कर रहे हैं अभ्यास कार्य की, जिसे हम कहते हैं प्रश्न उत्तर, है ना। तो चलिए पहला यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, कस्य चित्रम। कस्य चित्रम अर्थात किसका चित्र है। कस्य चित्रम अर्थात किसका चित्र है। वदन्तु लिखन्तु च। वदन्तु का मतलब बोलिए, लिखन्तु का मतलब लिखिए, च का मतलब और। बोलिए और लिखिए। अब आपकी पाठ्य पुस्तक आपके हाथ में होनी चाहिए, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। आप यहाँ पर मैंने इनके उत्तर लिखे हुए हैं, आप इनको बोलेंगे और लिखेंगे। हम इस पे बात कर लेते हैं। ये नाक संस्कृत में कहते हैं नासिका। कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोतः। ये पहला उदाहरण तो हमें दे दिया गया था, इसलिए हम इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन ये गणेश हैं, गणेशः। जैसे हम सर्वप्रथम गणेश को पूछते हैं तो इन्होंने सर्वप्रथम गणेश का चित्र दिया है। फिर आगे ये है भारतवर्षम, तो यहाँ हमने लिख दिया भारतवर्षम। श्री राम का चित्र है तो श्री रामः। आगे है डमरू। डमरू को डमरूहु भी कहते हैं और ढक्का भी कहते हैं संस्कृत में, तो ये ध्यान रखना है। डमरू के लिए आपको 2 शब्द मैंने बता दिए। उसके बाद ये है मृगः। चम्मच को कहते हैं चमसः, चमसः। ये है अग्नि। इसके पश्चात ये है पादः। तो ये है संस्कृत में कुछ चित्रों के नाम जो हमने यहाँ लिखे। इसके आगे बात करते हैं। आपके आगे की जो एक्टिविटी है उसमें देखिए पहले चित्रम पश्यन्तु। पश्यन्तु का मतलब देखिए, चित्रम का मतलब चित्र। चित्र देखिए पट्टिकात। पट्टिका से, अब कौन सी पट्टिका बताते हैं। पट्टिका से समुचितान। समुचितान अर्थात उचित। वर्ण समूहान, वर्ण के समूह का। चित्वा चयन करके, रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान की, पूर्यन्तु पूर्ति कीजिए। यानी पट्टिका से उचित शब्द देखकर, उचित वर्ण समूह देखकर, चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। अब आपको बताते हैं कि आपकी पट्टिका कहाँ दी हुई है। इसमें इसी पेज के बिल्कुल आखिर में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ नीचे ये पट्टिका दी हुई है। इस पट्टिका में कुछ वर्ण समूह दिए हुए हैं जिनको हम कहते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एज ए हिंट, ठीक है। तो हिंट आपको दिए हुए हैं, आपको चित्र देखना है, चित्र समझना है। उनके कुछ अक्षर वहां लिखे हुए हैं, कुछ वर्ण हमें वहां लिख करके दिए हैं और कुछ यहाँ से चुन करके उस शब्द को पूरा करना है। जैसे पहला इन्होंने उदाहरण के लिए हमें पूरा करके दिया है पंकजम। पंकजम अर्थात कमल का जो फूल है, कमल को संस्कृत में कहते हैं पंकजम। फिर है चंद्रः। ये देखिए यहाँ पे द्रह, यार इस तरह से हमने यहाँ से चुना और ऊपर लिख दिया। शुंडः, शुंडः कहते हैं हाथी को, ये देखिए अंडः यहाँ पे दिया है। फिर वृक्षः, दंतः, चंचुः, चंचुः अर्थात चोंच। त्रिशूलम, अष्टः, अष्टः का मतलब 8।
ये जो हिंदी का सिंबल है 8 अंक जो हिंदी के हैं ये उसमें लिखा हुआ है, आप जो लिखते हैं 8, तो ये हिंदी का 8 है और संस्कृत में कहते हैं अष्टः। ये फिर से डमरू आ गया, पिछले चित्र में मैंने आपको बताया था इसको डमरूहू भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है, ढक्का, यहाँ पे आया भी है, ये देखिए इन्होंने ढ पहले लिख के दिया हुआ है और यहाँ हमें इसके वर्ण समूह दे रखे हैं, और ये है शंखः। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपके किस प्रकार का अभ्यास कार्य है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपके आगे का अभ्यास कार्य है, प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च, अर्थात प्रथम वर्ण से पदम, पद यानी शब्द, वदंतु लिखंतु च, च का मतलब और, वदंतु का मतलब बोलिए लिखिए, कहने का मतलब पहले वर्ण से शब्द को बोलिए और लिखिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने अ वर्ण लिया, अ वर्ण से अग्नि, अस्त्रम, ये 2 प्रकार के शब्द लिख दिए। यहाँ पे न वर्ण लिया तो नदी, नौका, ये 2 शब्द लिख दिए। ठीक ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पर क दे रखा है तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से ढूंढिए क से संबंधित, संस्कृत में, हिंदी में नहीं, क से संबंधित, क से शुरू होने वाले पद यहाँ पर आप लिखेंगे संस्कृत में। यहाँ म से शुरू होने वाले, यहाँ च से शुरू होने वाले, प, र, ह, त और व, इनसे शुरू होने वाले पद आप खुद किताब से चुनकर लिखेंगे, उसको समझेंगे, बोलेंगे, याद करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान कार्य है जो आप करेंगे। उसके पश्चात बात करते हैं, स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्ण नामानि लिखन्तु। स्वपरिवारस्य, अपने परिवार के, सदस्यानां, सदस्यों का, पूर्ण नामानि लिखन्तु, पूरा नाम लिखिए, अपने परिवार के सदस्यों का पूरा नाम लिखिए। अब ये काम तो देखिए आप ही कर सकते हैं, आपके परिवार के नाम तो आप जानते हैं, समझा देती हूँ कैसे करना है। जैसे माता का नाम, माता के नाम के लिए उपाधि इन्होंने हमें सारी लिख करके दी है। उपाधि, उपाधि का मतलब होता है जो हम नाम से पहले संबोधन स्वरूप लिखते हैं, जैसे श्रीमती, श्रीमान, सुश्री, कुमार, कुमारी, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीमती हमें लिख के दिया है। अब आपको करना क्या है, अपनी माता का प्रथम नाम, मध्यम नाम, अंत्य नाम, अंत्य नाम यानी कुल नाम। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। होता क्या है, एक तो होता है प्रथम नाम। ठीक है, प्रथम नाम जिस नाम से अक्सर हमें सब बुलाते हैं, जो हमारा पहला नाम होता है। ठीक है, उसके बाद मध्य नाम में वो नाम आते हैं जो हमने अपने परिवार से लिए हुए होते हैं। जैसे कुछ बच्चे अपने पिता का नाम बीच में लगाते हैं, और साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो अक्सर आपको नाम ऐसे देखने में मिलेंगे जिसमें पिता का नाम, अपने नाम और आखिरी अंतिम जो नाम उपाधि है उसके बीच में पिता का नाम भी मिलता है। तो मध्य नाम वो, और अनत्य नाम जो कुल नाम यानी जो हम कहते हैं जातिगत आधार पे जो भी हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाया गया है, लगाया जा रहा है प्रथा के अनुसार, वो यहाँ पर आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी। अब मोहनदास क्या है, मोहनदास उनका प्रथम नाम है। करमचंद क्या है, करमचंद उनके पिता का नाम है जो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है और वो उनका मध्य नाम कहलाएगा। और गांधी क्या है, उनका कुल नाम है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। हाँ, कुछ नामों में हो सकता है कि मध्य नाम ना हो, ना लगाते हो, बहुत कम ऐसे होते हैं जो मध्य नाम लगाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप प्रथम नाम और अनत्य नाम यानी उनका जो सरनेम है वो आप इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पिता, भगिनी, भ्राता, पितामही, पितामह, पितामह। अच्छा, ये बता देते हैं आपको ये क्या है। पितामही होता है दादी, पितामही दादी, यहां लिख भी देते हैं हम। पितामह दादा, मातामही नानी, मातामह नाना। ठीक है, तो ये नाना नानी के नाम यहाँ पे तो ऊपर आ जाएंगे आपके माता का, पिता का, बहन और भाई। उसके बाद दादी, दादा, नानी और नाना, ये नाम आपने लिखने हैं। इसके बाद बात करते हैं कक्षायाः शिक्षिका नाम, शिक्षिका नाम, शिक्षिका नाम च पूर्ण नामानि लिखन्तु वदन्तु च। अर्थात कक्षा के शिक्षिकाओं और शिक्षकों की, शिक्षिकाओं यानी जो आपके क्लास की फीमेल टीचर्स हैं उनके, और जो मेल टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, उनके
पूरे नाम आप यहाँ लिखेंगे, उनकी उपाधि आप अपने अनुसार लगाएंगे। यदि फीमेल टीचर है तो क्या लगा देंगे, श्रीमती, है ना, या सुश्री, और यदि मेल टीचर है तो आप श्रीमान लगाएंगे। इस प्रकार से उनकी उपाधि, प्रथम नाम, मध्यम नाम और अनन्य नाम आप पूर्ण करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके हैं मित्रा नाम पूर्ण नामान्वयी लिखन, तो सेम प्रोसेस में आपको अपने मित्रों के नाम भी यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए ये बड़ा सुंदर आपके इस समय आ रहा है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। उच्चारण स्थान, मैंने आपसे कहा था कि आपके उच्चारण स्थान का टॉपिक भी इसी अध्याय के अंत में आएगा और बहुत सुंदर चित्र के माध्यम से आपके समझाया हुआ है। चलिए इस पे बात करते हैं, इसको समझना है ध्यान से। उच्चारण स्थान कितने होते हैं, पहले तो ये बात करते हैं। योग्यता विस्तार के लिए वर्णा नाम षट उच्चारण स्थानानि, वर्णों का 6 उच्चारण स्थान होते हैं। वर्णों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं। कौन कौन से, पहला है कंठ, कंठ यहां से देखो, अब जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे ना सीक्वेंस में, अर्थात क्रम के अनुसार इसको याद करते जाना, तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और कभी भूलेंगे भी नहीं। कंठ पहला उच्चारण स्थान, गला, कंठ। उसके बाद थोड़ा ऊपर आएंगे तो तालु, तालु किसको आप कह सकते हैं, जैसे हम मुंह खोलते हैं, अक्सर आपने बच्चे ये शरारतें करते हैं, जब पूरा मुंह खोलते हैं और पीछे हम एकदम मुंह के अंदर देखते हैं तो एक घंटी सी लटक रही होती है ना, तो उसके आसपास की जो जगह होती है वो तालु कहलाती है। क्या कहलाती है, तालु। तो ये है तालु का भाग। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं, यानी जीभ के ऊपर का भाग, तो ये कहलाती है मूर्धा। क्या कहलाती है, मूर्धा। उसके बाद थोड़ा और आगे आते हैं, मूर्धा यानी जीभ के ऊपर के भाग से आगे चलोगे क्या आ जाएंगे, दांत, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, दंतः, ये आ गए दंतः। उसके बाद और आगे आ जाइए, दंतः से बाहर क्या है, होंठ, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ आ गया। उसके बाद अब बाहर आ गए, तो बाहर से बाहर चले जाएं तो नासिका, क्या आ जाएगा, नासिका। तो ये 6 उच्चारण के स्थान हैं, आपको याद रखने हैं। फिर हम इस पे बात करेंगे अभी कि कौन कौन से वर्ण इन स्थानों से बोले जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। इनको क्रम के अनुसार याद करेंगे तो आपको क्रम के अनुसार ही उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भी बहुत जल्दी अभ्यास हो जाएगा। चलिए आगे के पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। चलिए पहले बात करते हैं कंठ्या वर्णः, यानी कंठ से बोले जाने वाले। मैंने आपको कहा ना सीक्वेंस में याद करेंगे तो सीक्वेंस में आपको यहाँ पे मिलेगा। कंठ्या वर्णः, कंठ से यानी गले से बोले जाने वाले कौन से हैं, अ आ, स्वर में अ आ। व्यंजन की बात करें तो क का जो पूरा वर्ग है, क वर्ग जिसको कहते हैं, क ख ग घ अंग, तो ये जो क वर्ग पूरा है ये ह और अह, ये सारे जो भी वर्ण हैं ये सारे के सारे किससे बोले जा रहे हैं, कंठ की सहायता से बोले जा रहे हैं। यानी इसमें कंठ पर अधिक प्रेशर पड़ता है, अधिक दबाव पड़ता है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं तालव्या। तालव्या का मतलब होता है तालु से बोले जाने वाले वर्ण। तालव्या का मतलब क्या होता है, तालु से बोले जाने वाले। अच्छा, कंठ का जो याद करके आए, कंठ से बोले जाने वाले उनको कंठ्या कहते हैं। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ था ना कंठ्या, संस्कृत में क्या हो जाएगा, कंठ से बोले जाने वाले, कंठ्या। तो यहाँ तालु से बोले जाने वाले क्या हो जाएगा, तालव्या। कौन कौन से हैं, ई, च वर्ग पूरा, य और श, य और श, ये सारे जितने वर्ण हैं ये सारे के सारे किससे बोले जा रहे हैं, तालु से। किससे बोले जा रहे हैं, तालु से। इसके आगे बात करते हैं, आगे है मूर्धन्या। देखो अब सीक्वेंस में चल रहा है ना, हमने कैसे याद किया, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा। तो मूर्धा के लिए जो मूर्धा से बोले जाएंगे उसको क्या कहेंगे, मूर्धन्या। क्या बोलेंगे, मूर्धन्या वर्ण। कौन कौन से हैं, री यानी लघु री और दीर्घ री दोनों हैं। उसके बाद ट वर्ग पूरा, फिर र और श, ये सारे के सारे वर्ण क्या हैं, मूर्धन्या, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं। आप ये भी देखो कि जो हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से सीक्वेंस में, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, हमने जो व्यंजन वर्ग हैं वो भी सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले क वर्ग आया, फिर च वर्ग आया, अब ट वर्ग है ना। आगे चलिए, फिर सीक्वेंस में स्थान क्या है, दंत। मूर्धा तक हमने कर लिया, फिर दंत। तो दंत से बोले जाने वालों को क्या कहते हैं, दंत्या। दंत्या में स्वर है री, फिर
स वर्ग पूरा, देखिए ट वर्ग के बाद त वर्ग आता है ना, सीक्वेंस में आ गया। उसके बाद ल और स, ये सारे के सारे वर्ण दंत्या अर्थात दांत की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब आप कहिए मैडम दांत की सहायता से कैसे बोलते हैं, हम तो बोलते तो मुंह से ही है सारा कुछ ही। आप बेटा ये होता है कि जो जीभ अंदर टच करती है यानी स्पर्श करती है, जब हम किसी प्रकार के वर्ण बोलते हैं वो कहां कहां स्पर्श कर रही है ये उससे निकलता है। जैसे अभी दंत की बात हम कर रहे हैं, आप त बोल के देखिए त, और कोशिश करिए कि जीभ को दांत के लगने मत देना। क्या त बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। आप कोशिश करके देख लीजिए। त, जब आप त बोलेंगे तो आपकी जीभ का आगे का भाग ऊपर वाले दांतों के पीछे टच करता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि आपके जो जीभ है दांत को टच किए बिना आप त बोलने नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारे जितने भी आप बोलेंगे इसमें कहीं ना कहीं जीभ की सहायता लगेगी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बात करते जाते हैं। अभी ऊपर जितने भी ये देखिए, जितने भी हमने किए सभी वर्गों के पंचम वर्ण को उन्होंने हाईलाइट कर रखा है। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये पंचम वर्ण को स्पेशली बॉक्स में हाईलाइट कर रखा है। ये क्या रीजन है ये आगे अभी आएगी डिटेल में, तो इसको और समझेंगे हम। आगे चलते हैं। ओष्ठ्या, अब देखिए हमने किया था कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, बाहर आ गए ओष्ठ। ओष्ठ्या से उ उ, प फ, ब भ, म अर्थात प वर्ग पूरा। तो अब आप देखो प जब आप बोलोगे दोनों होंठ मिलेंगे, फ जब आप बोलेंगे तो ऊपर के दांत नीचे के होंठ को टच करेंगे। कहने का मतलब इस पूरे वर्ग में आप बिना होंठों की सहायता के वर्ग का कोई भी वर्ण आप बोल नहीं सकते। तो उ उ, उ में भी आपके होंठ एक अलग शेप में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये है ओष्ठ के। अब चलते हैं नासिक्य वर्ण। नासिक्य यानी नासिका से बोले जाने वाले। यहाँ पे इन्होंने अभी तक हमें दिया है एक ही है ना, यानी अ जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि ये अनुस्वार किससे बनता है, जो अभी हम ऊपर पांचों वर्ग करके आए उन पांचों वर्गों के जो अंतिम वर्ण हैं, 5 वर्ण, उन पांचों से ये अनुस्वार बनता है। इसीलिए वो हाईलाइट किए हुए थे। अभी आगे डिटेल में फिर ये बताएंगे कि नासिका से भी उनका उच्चारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके है द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानी। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो भी छूट गए हैं ऊपर और उनके दो दो स्थान है बोले जाने वाले। वो कैसे? जैसे पहला है कंठ तालव्यो वर्ण। कंठ तालव्यो वर्ण अर्थात कंठ और तालु से। कंठ तालव्य का मतलब कंठ और तालु से। अब कंठ और तालु से कौन से बोले जाएंगे? देखो ए आई, ए आई। अब क्यों हुआ ऐसा? ए और आई, कंठ और तालु दो स्थान क्यों लिए? आपको याद होगा हमने ए कैसे बनाया था? हमने ए बनाया था अ प्लस ई से। किससे बनाया था? अ प्लस ई से। अब हम ऊपर करके आए उच्चारण स्थान। अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो जब अ और ई को मिला करके ए बनेगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ठीक है, यानी इन दोनों वर्णों को मिलाकर जब एक वर्ण बना था, उन दोनों वर्णों का अगर अलग अलग उच्चारण स्थान है तो इसको बोलने पे दोनों का एक साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक इसी प्रकार आई का हो जाएगा क्योंकि ये किसको मिला के बना है? अ और ए से। तो ये हो गए कंठ तालु वाले। इस तरफ जो दे रखे हैं वो है कंठोष्ठ्यो। कंठोष्ठ्यो में दो उच्चारण स्थान फिर से दिए हैं। कौन कौन से? कंठ और ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात होंठ। कंठः ओष्ठः। अब ये दो कैसे हैं? कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें? इसमें आएंगे ओ और औ। ओ और औ। अब क्यों आए? अब वही जो सेम इसमें थी बात, वही बात इसमें थी, क्योंकि हमने ओ किसको मिलाकर बनाया था? अ और उ को मिलाकर बनाया था। अ का उच्चारण स्थान क्या था? कंठः। उ का उच्चारण स्थान क्या था? ओष्ठः। तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठोष्ठः। अर्थात कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठः दोनों एक साथ बोलेंगे। अब ये ठीक इसी तरह से औ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि औ किसको मिला के बनाए? अ और ओ को मिला करके। बात समझ में आ गई? आगे चले। चलिए फिर आगे आपके दिया है स्वस्थानेन सह नासिक्या वर्णा। अभी देखो मैंने आपको बताया कि जो 5 वर्गों के 5 अंतिम वाले वर्ण हैं उनके लिए फिर से हम बात करेंगे। यहाँ पे वही डिस्कशन की जा रही है।
स्वस्थानेन अपने स्थान के, सह मैंने साथ, अपने स्थान के साथ, नासिक्या वर्णा नासिक से बोले जाने वाले यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण, यानी वो अपने वर्ण के वर्ग के उच्चारण स्थान से भी संबंध रखते हैं और नासिका से भी संबंध रखते हैं। कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो मूर्धा प्लस नासिका, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम जिस सीक्वेंस में चले थे उसी सीक्वेंस में करते हैं तो याद रहेगा, ठीक है। तो पहले चलते हैं कंठ प्लस नासिका, क्योंकि कंठ सबसे पहले उच्चारण स्थान हमने याद किया, कंठ से क वर्ग का उच्चारण हुआ था, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंग। तो अंग को जब बोला जाएगा इसमें क्या क्या यूज होगा, कंठ भी प्रयोग होगा और नासिका भी। क्यों? क्योंकि ये अनुस्वार वर्ण भी है। मैंने आपको बताया था कि पांचों वर्गों के पांचों वर्ण अंतिम वाले अनुस्वार कहलाते हैं। अब आगे चलें तो च वर्ग आता है, अर्थात तालु, तालु से बोले जाने वाला प्लस नाक की सहायता लेने वाला इय, इय च वर्ग का अंतिम वर्ण इय जो कि अनुनासिक वर्ण है, ये तालु से भी माना जाएगा और नासिका से भी। उसके बाद तालु के बाद आ गया वो मूर्धा, मूर्धा प्लस नासिका के लिए क्या हो जाएगा, मूर्धा से कौन सा वर्ग था याद होगा, ट वर्ग, ट वर्ग हमने मूर्धा से किया था, तो ट वर्ग का अंतिम क्या होता है, अण, अण मूर्धा को भी लेगा और चूंकि अनुनासिक है तो नासिका से भी इसका प्रयोग माना जाएगा। उसके बाद दंत, दंत से हमने कौन सा वर्ग किया था, त वर्ग, त वर्ग का अंतिम पंचम न, न का जो उच्चारण स्थान है वो दंत भी माना जाएगा और नासिका भी। इसके बाद है ओष्ठ, ओष्ठ से हमने कौन सा वर्ग बोला था, प वर्ग, तो प वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, म, तो म का उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा, ओष्ठ भी और नासिका भी, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये है अपने स्थान के साथ नासिका का भी प्रयोग करने वाले वर्ण, ठीक है। तो जब भी बात आएगी इनमें से किसी वर्ण की तो हमें दोनों स्थान एक साथ याद रखने हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमसे पूछ लिया जाए कि न का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको याद होना चाहिए दंत प्लस नासिका। अगर आपसे पूछ लिया जाए इय का क्या है, तो आप क्या कहेंगे, तालु प्लस नासिका। इय का क्या था, यहाँ पे हमने किया तालु प्लस नासिका, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा। आगे देखते हैं दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ में एक ही वर्ण है, ध्यान रखना है, दांत और होंठ से जो एक साथ बोला जाता है, दांत और होंठ दोनों का एक साथ जिसमें प्रयोग होता है वो दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ में है व, दंतोष्ठ में क्या है, व। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, अर्थात सभी का एक स्थान पर, यानी सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान है एक स्थान पर हमें शो कर दिया है एक पिक्चर के माध्यम से। इसको देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम इस पे डिटेल में पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले कंठ से ही चलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में याद रखेंगे तो सीक्वेंस में याद रहेगा। कंठ यहां से शुरू हुआ, कंठ के लिए हमने ए आ क वर्ग ह और अह। अब ध्यान देना, इन्होंने यहां से एक बार के लिए पंचम वर्ण गायब कर दिया है क्योंकि वो आगे की पिक्चर में हमें देंगे, ठीक है। तो ये क वर्ग अ आ ह अह। फिर तालु, तालव्य से बोले जाने वाले ये तालु से हैं, तालु के लिए हो गया ई ई च वर्ग य और श। फिर मूर्धन्या की बात करें तो मूर्धन्या से अर्थात मूर्धा से री री ट वर्ग र और श। फिर है दंत से, तो दंत से री त वर्ग ल और स। उसके पश्चात ओष्ठ से, ओष्ठ से बात करें तो उ उ प वर्ग इत्यादि। अब इनको याद बड़े आसानी से रखना है, एक बार बता रही हूं फिर से। सीक्वेंस में अपने उच्चारण स्थान को याद रखें, कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। जैसे जैसे शरीर के अंग बाहर आते जाते हैं उसी सीक्वेंस में उसको याद रखें, तो ये भी बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। फिर याद करें कंठ, तालु, मूर्धा, मूर्धा जो जीभ के ऊपर का भाग, दंत, ओष्ठ, नासिका। सीक्वेंस याद हुआ। अब सीक्वेंस क्या है कंठ के लिए, क वर्ग। अब वर्ग भी जो है व्यंजनों के वो सीक्वेंस में याद रखें, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो आ जाएगा कंठ के लिए क वर्ग, तालु के लिए च वर्ग, मूर्धा के लिए ट वर्ग, दंत के लिए त वर्ग, ओष्ठ के लिए प वर्ग, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पे आपके जो वहां से इन्होंने नासिक्य वर्ण यानी जो अंतिम पांचवें वर्ण थे वो गायब कर दिए थे, वो यहाँ लिखे हुए हैं, उस पर बात कर लेते हैं।
ये है सर्वेशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सभी वर्णों का उच्चारण स्थान एक साथ। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, सेम। अब सिर्फ इसका अंतर डाला है, ये वापिस इन्होंने यहाँ डाल दिए हैं। यहाँ डालने के बाद यहाँ नासिका में भी पांचों लिख दिए हैं, ये ध्यान दे बस। बाकी सारा सेम है, जो अभी हमने पीछे का चित्र किया उस चित्र से बाकी सब सेम है। सिर्फ इस 5 जो वर्ण वहां से गायब किए गए थे, वो 5 वर्ण इन्होंने यहाँ भी डाल दिए हैं, जो इनके अलग अलग उच्चारण स्थान है उसके आधार पे, और इन पांचों को नासिका में भी लिख दिया है। तो आपको फिर से याद रखना है कि ये जो 5 वर्ण है, ये अपने स्थान के साथ नासिका को भी लेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे य के लिए तालु के साथ नासिका भी माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बाकी सब होंगे। चलिए, ये हुआ। उसके पश्चात ये परियोजना कार्य है, ये आपकी कक्षा में किए जाने वाला कार्य है, जो आपकी अध्यापिका या अध्यापक जो भी हैं आपकी कक्षा में, वो इसमें खेल खिला सकते हैं। ये आपके प्रोजेक्ट वर्क है। उसके बाद जी, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये हमें समझने की जरूरत है। हमें मेन चीजें क्या समझनी है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और अर्धमात्रकम। ठीक है, इतनी चीजें समझनी है, जिसमें से ये 2 तो हमने समझ ली थी, क्योंकि हम क्या करके आए थे, हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर करके आए थे जब हमने समान अक्षराणी की बात की थी। समान अक्षराणी जो कि सबसे शुरुआत में पहली वीडियो के सबसे शुरुआत में हमने बात की थी। समान अक्षराणी को 2 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व और दीर्घ। वहां पे हमने बात की थी ह्रस्व स्वर अ जैसे, और आ क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो जिसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगे ह्रस्व, जिसको बोलने में 2 मात्रा जितना समय लग जाए वो दीर्घ। ठीक है ना। जैसे अब इन्होंने क्या कह रखा है कि चाश एक नीलकंठ जो पक्षी है उसको कहा जाता है। तो इस पक्षी के जो आवाज है, ये जिस प्रकार से गुंजन करता है, वो शायद इतना छोटा है कि ह्रस्व स्वर जैसा ही सुनाई देता है। कौआ, काक, कौए की थोड़ी दीर्घ होती है, वो 2 वर्ण जितना समय लेता है बोलने के लिए, इसलिए उसकी जो बात है वो इन्होंने, जैसे विरोती का अर्थ होता है रोता है। कौआ 2 मात्रा में रोता है, 2 मात्रा में रोता है, इसका मतलब है कि वो रोने में जो एक गुंजन करता है, जो आवाज करता है, वो आवाज 2 स्वर या 2 मात्राओं जितना समय लेती है। उसके बाद मयूर की बात करें, मोर की बात करें, तो इसकी जो गुंजन होता है, इसकी जो आवाज होती है, वो दीर्घ से भी कहीं अधिक होती है, यानी ये 2 से भी अधिक मात्राओं जितना समय लेता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लुत। और 2 से अधिक कितनी, तिस्र मात्रा, तिस्र यहां लिखा है देखो, तिस्र मात्रा का मतलब 3 मात्रा, तिस्र मात्रा का मतलब 3 मात्रा जितना समय लेता है, और ये कहलाता है प्लुत स्वर। अर्धमात्रकम, अर्धमात्रा जितना समय लेता है, जिसको बहुत ही मतलब नकुल की जो ध्वनि होती है, ये ध्वनि बहुत छोटी सी होती है, जिसको आप शायद पकड़ भी नहीं पाए, तो इस प्रकार से उसको अर्धमात्रा जितना समय बोला जाता है, कि नकुल जो है बोलने में अर्धमात्रा जितना समय लेता है। ये आपके फिर से वही लिखा हुआ है कि त्रिमात्रा, द्विमात्रा, एक मात्रा, अर्धमात्रा, वही पशु, पक्षी, ये जो भी है, चाश, वायस, शिखी, अभी हम करके आए। मेन बात यही समझनी है आपको, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और व्यंजनम। ठीक है, व्यंजन के लिए ही अर्धमात्रिक आता है, क्योंकि व्यंजन कभी भी अपने आप में पूरे नहीं होते, उन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, इसलिए उन्हें अर्धमात्रिक कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अब आपके जो अभी हम उच्चारण स्थान चित्र के माध्यम से करके आए हैं, ये उसकी एक सूत्र सारणी दे रखी है। इसको एक बार समझा देती हूँ, याद हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आगे आने वाली क्लासेस में आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अकुह विसर्जनिया कंठ्या, अकुह विसर्जनिया। अब यहीं से वर्ण निकलते जाएंगे, अ, या गया अ और आ, कु का मतलब क वर्ग पूरा, फिर ह, ये रहा ह, और फिर विसर्ज का अर्थ यहां दे रखा है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। तो इन सभी का नियानाम, अर्थात इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्या। एशाम वर्णानाम उच्चारण स्थान कंठ स्थाने भवति, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इच्युषास तालव्या, इच्युषास, यहाँ पे देखिए ई आ गया, फिर चू का अर्थ च वर्ग पूरा लिया, फिर य और श, ये आ गया य और श,
एषानाम वर्णानाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ये हम चित्र के माध्यम से पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जल्दी में सिर्फ बता रही हूँ। ऋतु रसा मूर्धन्या, यहाँ पे री, ये देखिए री और री, टू का अर्थ यहाँ पे है ट वर्ग से, फिर र और श, ये आ गया र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। उसके बाद है ऋतु लसा दंता, री री। उसके बाद तू से त वर्ग, ल और स, ये ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत। इसके बाद है उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, उपपद्यमानीय, उपपद्य उ से उ और उ, पू से प वर्ग, पद्यमानीय, पद्यमानीय एक अलग प्रकार के थोड़े से नुक्ता लगे हुए वर्ण होते हैं, यहाँ पे हम उनकी बात नहीं करेंगे, ये आपके अभी काम का नहीं है। तो आगे चलते हैं। एषा नाम वर्णानाम उच्चारण स्थाने ओष्ठ भवति। उसके बाद है अ, य, ण, न और म। ये कौन से पांचों वर्ण है? ये उन पांचों वर्णों की बात कर रहे हैं हम, जो 5 वर्ग जो हमने बात की थी, उन वर्गों के अंतिम 5 वर्ण। अभी बार बार उसी पे मैं बात कर रही थी। तो ये पांचों वर्गों का उच्चारण स्थान उभयो स्थान्यो, उभयो यानी दोनों स्थान होते हैं। कैसे? अर्थात स्वस्थानेन सह नासिका स्थाने अपि, अपने स्थान के साथ। जैसे अ की अगर बात करें तो इसका उच्चारण स्थान इसके वर्ग के आधार पे तो है कंठ, लेकिन नासिका भी साथ में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन पांचों का अपना अपना स्थान भी रहेगा और नासिका भी रहेगा। उसके बाद है ए आई। ए आई के लिए क्या उच्चारण स्थान था? कंठ तालु। क्यों? क्योंकि ये दो वर्णों को मिला के बने थे, अ और ई। अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो ए का और आई का क्या हो जाएगा? कंठ तालु। अब चलते हैं ओ ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ। क्यों? क्योंकि अ और उ को मिला के बना है। अ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो ओ और औ का क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। उसके बाद अंतिम है अनुस्वार्याम नासिका, यानी अनुस्वार का प्रयोग, जो भी 5 वर्णों से अनुस्वार बनता है उसका उच्चारण स्थान भी क्या कहलाएगा? नासिका कहलाएगा। तो इस तरह से आपका ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर अभी भी कोई आपके डाउट रह जाए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो इस अध्याय को लेकर के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न पूछिएगा। समय मिलने पर मैं उसका समाधान जरूर आपसे साझा करूंगी। मिलते हैं सोमवार को नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।